गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका कक्षा 11 की पॉलिटिकल साइंस क्लास में। और जो बच्चे कक्षा 10 से 11 में आ चुके हैं या आने वाले हैं, उन लोगों के लिए क्लास शुरू की गई है। और इस क्लास में हम लोग कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे। तो कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू देती हूँ। जैसे आपने कक्षा 9, 10, 6, 7, 8 में भी हल्का फुल्का संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या ग्राम प्रधान ऐसे शब्द सुने होंगे। तो वही चीज़ें इस राजनीति विज्ञान की किताबों में 11th में और 12th में हम थोड़ा और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे, देखिए कक्षा 11 में, अगर मैं कक्षा 11 की बात करती हूँ तो कक्षा 11 में 2 किताबें हैं। एक है भारतीय संविधान और दूसरी किताब है राजनीतिक सिद्धांत। ये 2 किताबें हमने कक्षा 11 में पढ़नी है। और कक्षा 12 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में पढ़ेंगे और भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की जो घटनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। तो वो हमने कक्षा 12 में पढ़ना है, तो उसको तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन कक्षा 11 में जो हमने पढ़ना है वो है भारतीय संविधान और राजनीतिक सिद्धांत। तो भारतीय संविधान में हम देखेंगे कि संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान कैसे बना, संविधान की क्या विशेषताएं हैं और संविधान में क्या क्या बातें दी गई हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, चुनाव कैसे किए जाते हैं, या जम्मू कश्मीर का क्या मसला है। इस तरीके की जो भी बातें हैं वो सब बातें हम भारतीय संविधान वाली किताब में पढ़ेंगे। और राजनीतिक सिद्धांत में हम पढ़ेंगे जैसे कि राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ शब्दावलियां होती हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार या धर्मनिरपेक्षता, वो सब बातें हमने राजनीतिक सिद्धांत वाली किताब में पढ़ना है। इसमें चैप्टर ही ऐसे दिए हैं कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, ये चैप्टर्स का नाम है। तो इस उस चैप्टर में उस शब्द के मतलब स्वतंत्रता, उसका क्या मतलब, स्वतंत्रता जैसी शब्द कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से मतलब स्वतंत्रता के बारे में किसने क्या बात कही, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, इस तरीके की चीजें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं भारतीय संविधान। पहली किताब जो है भारतीय संविधान की बात करेंगे। भारतीय संविधान वाली जो किताब है उसका पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। अगर मैं बात करूं संविधान क्यों और कैसे की, तो सबसे पहले जो राजनीति कोई भी एनसीईआरटी की किताबें होती हैं तो उसमें पहली चीज जो होती है वो होती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो आप लोगों को, सभी बच्चों को पहले दिन मतलब मेरा ये रहता है कि आप प्रस्तावना अपनी कॉपी में लिख लें और मौलिक कर्तव्य अपनी कॉपी में लिख लें। तो अब आने जैसे हम ये चैप्टर अभी संविधान क्यों और कैसे हम पढ़ेंगे, इसमें भी वो चीज़ें आएंगी, लेकिन आपको जो प्रस्तावना है और मौलिक कर्तव्य ये कंठस्थ याद करने होंगे। ठीक है, तो ये जो है पूरे इस किताब में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। प्रस्तावना को हम अभी आगे देखेंगे, पहले हम संविधान को देख लेते हैं हल्का सा। पहले हम देखते हैं कि संविधान क्या है। देखिए, अगर हम संविधान इस शब्द की बात करें, संविधान, तो संविधान क्या है? एक तरीके की किताब है या एक तरीके का बुनियादी नियम और कानूनों का दस्तावेज है, एक बुक है या एक ऐसा समूह है जहाँ पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून दिए जाते हैं। तो संविधान क्या है? इसको आप कह लो या तो बुक है या एक डॉक्यूमेंट है ऐसा। ठीक है, जिसमें क्या लिखा है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने का क्या दिए हैं, नियम और कानून दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट, ये बुक जो है, जो संविधान है, अगर हम पूरे वैश्विक लेवल की बात करें तो विश्व स्तर पर संविधान 2 तरीके के हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं। तो जो भारतीय संविधान है वो लिखा गया है। लिखा गया है मतलब एक निश्चित समय में एक निश्चित लोगों के समूह ने उसको बनाया है, काम किया है उस पर, फिर उसको लिखा है, हस्तलिखित है। ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का जो संविधान है उसमें कुछ चीजें तो लिखी हैं, लेकिन अधिकांश चीजें क्या है, मौखिक है। तो जो चीजें वहाँ रीति रिवाज, जो रूढ़ियाँ या जो वहाँ के परंपराएं हैं, उससे वहाँ के नियम निकल के आए हैं और वही वहाँ का संविधान बन गया है। तो संविधान में काफी चीजें वहाँ पर क्या है, अलिखित है, लेकिन वहाँ होती हैं वो चीजें। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? लेकिन अगर हम संविधान की बात करें और हम अपने भारतीय संविधान की बात करें तो हमारा संविधान कैसा है, लिखा गया है।
इसको हम और विस्तार पूर्वक अभी आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में ही। पहले हम देख लेते हैं कि देखो संविधान मैंने आपको बता दिया, जो इस चैप्टर में हमने 4 चीजें जो मेन आएंगी वो है, पहला संविधान क्या है। तो संविधान क्या है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कुछ बुनियादी नियम और कानून होते हैं। क्या है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कुछ बुनियादी नियम और कानून है जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलती है। बात समझ में आ रही है। अब मैं तुम्हें अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि संविधान, जैसे अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो आप स्कूल में आते हैं, स्कूल में आने का एक निश्चित समय होता है, जाने का एक निश्चित समय होता है, हर एक क्लास का एक निश्चित समय होता है। आपको पता होता है कि पहले पीरियड में ये वाली मैडम ये वाला विषय पढ़ाएंगी, ठीक है, दूसरे पीरियड में ये वाली मैडम ये वाला विषय पढ़ाएंगी। इसी तरीके से आपको पता होता है कि जैसे छात्रवृत्ति से रिलेटेड आपको कोई बात करनी है तो आपको किस टीचर से बात करनी है, आपको अगर खेल से संबंधित कोई बात करनी है तो आपको किस से बात करनी है, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको किस टीचर से बात करनी है, या आपको विज्ञान के बारे में बात करनी है तो किस से बात करनी है। तो आप स्कूल में आते हो तो स्कूल का एक अलग नियम होता है, वो नियम एक मतलब ऐसे नियम होते हैं जो हमको पता होते हैं, ठीक है, आपको शुरू में ही टाइम टेबल दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से स्कूल की क्या होती है व्यवस्था, क्या होती है, अच्छी व्यवस्था चलती है, क्योंकि एक नियम है उसको हम सब फॉलो कर रहे हैं, टीचर्स भी फॉलो कर रहे हैं, बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए तो स्कूल में एक अच्छी व्यवस्था बनी है। इसी प्रकार से किसी देश में अव्यवस्था ना फैले, है ना, किसी तरीके का कोई माहौल खराब ना हो, इसके लिए क्या बनाया जाता है, एक ऐसा दस्तावेज बनाया जाता है जिसको सब माने। बात समझ में आ रही है। और वही दस्तावेज क्या है, संविधान है। अगर मैं संविधान की बात करूं तो दूसरी चीज संविधान जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो है कि संविधान समाज को क्या देता है। ये 4 प्रश्नों के उत्तर हमें इस चैप्टर में मिल जाएंगे। हम देखेंगे कि संविधान समाज को क्या देता है, हम देखेंगे कि संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, और हम इस चैप्टर में देखेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है पूरे डिटेल से। अब मैंने आपको बता दिया संविधान क्या है। दूसरी जो चीज है इसमें है संविधान के कार्य, जो बहुत ही विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। तो संविधान के मैं कार्य की बात करूं तो संविधान के 4 प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य है बुनियादी नियमों का समूह, ठीक है। संविधान क्या है, पहला कार्य है वो समाज को ऐसे बुनियादी नियमों का समूह देता है जिससे कि समाज में समन्वय, कोऑर्डिनेशन और विश्वास बना रहता है। पहला कार्य क्या है संविधान का, संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह समाज को प्रदान करता है जिसने समाज के जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के सभी लोगों, सभी समूहों के बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन और विश्वास बना रहता है। इस कार्य को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि आप किसी गांव में हैं, जिस भी गांव में आप रहते हैं उस गांव में बहुत सारे घर होंगे, ठीक है, बहुत सारे घर होंगे, हजारों भी हो सकते हैं, कुछ 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं। अब आप अपने गांव की बात करें तो आपके गांव में ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही कम्युनिटी के लोग होंगे, सारे मुस्लिम होंगे, सारे हिंदू होंगे, सारे सिख होंगे, सारे ईसाई होंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जिस भी गांव में रहते होंगे वहां पर क्या होगा, कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुस्लिम होंगे, कुछ सिख होंगे, कुछ ईसाई होंगे, कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, ठीक है ना। इस तरीके के कुछ सरकारी नौकरी वाले होंगे, कुछ प्राइवेट काम करने वाले होंगे, कुछ किसान होंगे, कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे। इस तरीके से एक सोसाइटी में कई तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है। अब सोसाइटी में बहुत सारे तरीके के लोग रहते हैं। अब सोसाइटी में एक ये प्लॉट खाली पड़ा है जो कि किसी का नहीं है, सरकारी है, मतलब एक पंचायती प्लॉट है, खाली पड़ा है, इसमें कुछ बनाना है, ठीक है। अगर मैं किसी हिंदू से पूछूं तो क्या बनाओगे, तो हिंदू क्या बोलेगा, आप इसमें मंदिर बना दीजिए। अगर मैं दूसरे मुस्लिम व्यक्ति से पूछूं तो वो कहेगा इसमें मस्जिद बना दीजिए। अगर मैं किसी पंजाबी सिख व्यक्ति से पूछूं तो कहेगा गुरुद्वारा बना दीजिए। अगर मैं किसी ईसाई से पूछूं तो बोलेगा चर्च बना दीजिए। तो इस तरीके से इस समूह में जितने लोग हैं वो लोग, किसी अमीर व्यक्ति से पूछूंगी तो वो बोलेगा कोई पब बना दीजिए, या फिर कोई ऐसा मॉल बना दीजिए जिसमें हम घूम सके, है ना। किसी गरीब व्यक्ति से पूछूंगी तो वो कहेगा यार हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोल दीजिए, है ना। तो इस तरीके से जितने भी समूह के लोग हैं या जितने भी समूह हैं वो अलग अलग बात करेंगे। तो अब अलग अलग इतने समूह अलग अलग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो भी बनेगा उससे क्या होगा, इन सभी समूहों में विवाद हो जाएगा, विवाद होगा। तो इसीलिए जो संविधान है वो ऐसे बुनियादी नियम हमें ऐसे देगा, जैसे कि अब हम इसमें क्या करेंगे, इन सब में से अगर हम इनको इन्होंने जिस व्यक्ति को चुना होगा, ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा बनाएंगे जिसको कि चुनेंगे, ठीक है। वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति धर्म से ऊपर होगा, वो व्यक्ति
जाति से ऊपर होगा, वो व्यक्ति अमीर गरीब से ऊपर सोचेगा। ठीक है, जब वो व्यक्ति इनकी संकुचित मानसिकता से ऊपर सोचेगा, मतलब कि जो व्यक्ति ये चुनेंगे वो व्यक्ति ना तो हिंदू के बारे में सोचेगा, ना मुस्लिम के बारे में सोचेगा, ना सिख के बारे में, ना ईसाई के बारे में, ना अमीर के, ना गरीब के, ना किसी इंजीनियर के, ना किसी किसान। वो क्या होगा, एक ऐसा इंसान होगा जो एक मानवता के लिए काम करेगा, समझे, वो ऐसा काम करेगा जो सबके भलाई का होगा। तो वो व्यक्ति बोलेगा कि यहाँ पर क्या बना दिया जाए, एक स्कूल बना दिया जाए या एक हॉस्पिटल बना दिया जाए। बात समझ में आ रही है? तो अब वो व्यक्ति बोलेगा एक हॉस्पिटल बनाएंगे तो हॉस्पिटल में सभी समूहों के लोग जा सकेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या होगा, सब इस बात से क्या होंगे, सब सहमत हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि सबको पता है कि हॉस्पिटल तो किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, किसी को भी बुखार हो सकता है, किसी को भी खांसी हो सकती है, किसी को भी चोट लग सकती है, तो कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल जा सकता है। तो जैसे कि इसको इन्होंने इस व्यक्ति को चुना और इस व्यक्ति ने कहा यहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया जाए और ये सब लोग उस पर सहमत हो गए। बात समझ में आ रही है? तो ये व्यक्ति जो चुना गया है, ऐसे बुनियादी नियमों का समूह जो आपसी समन्वय और विश्वास पैदा करता है। तो ये कैसे चुना, संविधान में इसकी चुनाव प्रक्रिया लिखी गई थी और उसी के अनुसार इन लोगों ने एक चुनाव कराया और उस चुनाव पे उनका क्या था, विश्वास था और उस व्यक्ति ने एक अच्छा निर्णय लिया। ठीक है, पहला कार्य क्या है संविधान का, ऐसे बुनियादी नियमों का समूह प्रदान करना जिससे कि समाज में समन्वय और विश्वास बना रहे। तो इससे क्या होगा, इस सोसाइटी में विश्वास बना रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, निर्णय लेने का अधिकार। अब वही बात, पहली बात ये आ गई कि क्या बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये निर्णय इन्होंने लिया, इनको ये निर्णय लेने का अधिकार कैसे मिला, कैसे मिला, संविधान से मिला। तो दूसरा कार्य क्या है संविधान का, कि इस व्यक्ति को या इस समूह को निर्णय लेने का अधिकार है। कौन बताता है किस समूह को क्या निर्णय लेने का अधिकार है, ये कौन बताएगा, हमारा संविधान बताता है। बात समझ में आ रही है? किस क्षेत्र में कौन सा निर्णय कौन सा व्यक्ति ले सकता है, ये जानकारी, ये डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखा गया है, संविधान में। तो दूसरा संविधान का कार्य ये है कि वो बताता है कि निर्णय लेने का अधिकार किसको है। ठीक है, इस समूह में इस व्यक्ति को है, कैसे है, संविधान ने बताया कि गांव का चुनाव ऐसे होगा, ऐसे उसका ग्राम प्रधान चुना जाएगा और ग्राम प्रधान ये काम कर सकेगा। ठीक है, तीसरी बात, कानूनों पर सीमा। अब क्या है कि संविधान ने बहुत सारे जो संविधान है, संविधान से बहुत सारे कानून बने हैं। ठीक है, अब बहुत सारे जो कानून हैं सरकार उन कानूनों को लागू करती है। ठीक है, अब सरकार उन कानूनों को लागू करती है तो किस सीमा तक उनको लागू कर सकती है। अब कानून तो है, कानून किस सीमा तक लागू हो सकता है, तो किस सीमा तक हो सकता है, मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति को संविधान ने क्या दिए हैं, बहुत मौलिक अधिकार दिए हैं। ठीक है, अब ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इस तरीके के बहुत सारे अधिकार हैं। तो उन अधिकारों को कोई नहीं छेड़ सकता। बात समझ में आ रही है? चाहे निर्णय लेने का अधिकार किसी भी व्यक्ति के पास हो, कोई भी, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या गांव का ग्राम प्रधान हो, लेकिन जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को कोई भी टच नहीं कर सकता है, कोई भी इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बात समझ आ रही है? तो ये कानूनों पर सीमा है, कानून तो है लेकिन किस सीमा तक है, मौलिक अधिकारों को छोड़कर। मौलिक अधिकार, किसी व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को कोई नहीं छेड़ सकता, उसके अलावा वो छेड़छाड़ कर सकते हैं, बाकी चीजों में छेड़छाड़ हो सकती है। मौलिक अधिकारों पर एक ही स्थिति में छेड़छाड़ हो सकती है यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी लगी हो। ठीक है ना, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो हम अब आने वाले चैप्टर्स में वो आएगा, वो हम पढ़ेंगे, पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि आपातकाल को क्या होता है, किन परिस्थितियों में लगता है। तो समझ रहे हो, कानूनों पर क्या सीमा है कि कानूनों पर, मौलिक अधिकारों पर नहीं, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को नहीं छेड़ा जा सकता है। बाकी मौलिक अधिकारों को एक कंडीशन में छेड़ सकते हैं, अगर किसी भी देश में राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लगा हो तो कुछ मौलिक अधिकारों को निर्बंधित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी? चौथी बात, संविधान का चौथा कार्य क्या है, किसी भी देश को बुनियादी पहचान देना। मतलब कोई संविधान क्या होता है, किसी देश की बुनियादी पहचान बनाता है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत को कहा जाता है, जब दुनिया में कहीं भी बात होती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र,
कहते हैं ना, ऐसा सुना होगा आपने, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। क्यों कहते हैं लोकतंत्र? क्योंकि भारतीय संविधान में क्या है, लोकतंत्र। भारत में ये हमारा मौलिक ढांचा है, मतलब हम अपने संविधान में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हम लोकतंत्र को नहीं खत्म कर सकते। ये जो शब्द है, बात समझ में आ रही है? जैसे कि हमारे संविधान में क्या है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी देश का अपना कोई धर्म नहीं होता, वहां के व्यक्ति अपना अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ये थोड़ा हम आगे भी पढ़ेंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी शब्दावलियां होती हैं जैसे समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता। ये क्या है, किसी भी देश को एक विशेष पहचान देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी संविधान जो होता है, उस संविधान में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, ये बातें भी लिखी गई हैं। इससे क्या होता है, विश्व स्तर पर उसकी एक अलग पहचान बनती है। जैसे भारत को कहा जाता है कि भारत कैसा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत में समानता का अधिकार है, भारत में स्वतंत्रता का अधिकार है। ये सब बातें कहाँ लिखी गई हैं, संविधान में। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हुए 4 संविधान के कार्य। तो संविधान क्या है, बुनियादी नियमों का एक समूह है जिसमें कुछ नियम और कानून लिखे हैं जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलती है। संविधान के क्या कार्य हैं? ऐसे बुनियादी नियम समाज को देना जिससे कि समन्वय और विश्वास बना रहे, ये बताना कि निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है, और ये बताना कि किसी देश के राष्ट्र को बुनियादी पहचान देना, ठीक है, और नागरिकों पर जो कानून लागू किए जाते हैं उनकी कुछ सीमाएं निर्धारित करना। ये 4 प्रमुख कार्य हैं संविधान के, और ये बहुत बार कक्षा 11 में पूछे गए हैं। जैसे कक्षा 11 का जब एग्जाम होता है तो उसमें कई बार पूछा गया कि संविधान के कोई 2 कार्य बताइए, संविधान के कार्य बताइए विस्तार पूर्वक, या संविधान की परिभाषा दीजिए। तो ये सब बातें हैं। बात समझ में आ रही है सबको? अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। ठीक है, अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो कोई भी संविधान एकाएक नहीं बनता। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि रात को हम बैठेंगे और सुबह हमारा संविधान बनके तैयार हो जाएगा। संविधान को बनने में एक नियत समय लगता है या एक बहुत लंबी अवधि लगती है। अगर कोई कहीं का संविधान अलिखित है, वो परंपराओं पर आधारित है, तो उसको उस संविधान को तो अस्तित्व में आने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। जैसे कि इंग्लैंड का, अगर हम अब मैं भारत की बात करती हूँ, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के संविधान की अगर शुरुआत की बात करें तो 1922 में गांधी जी ने कहा था पहली बार कि भारत के जो निवासी हैं वो भारत के भाग्य का फैसला स्वयं करेंगे। क्या कहा था गांधी जी ने? क्या बात कही थी कि भारत के लोग भारत के भविष्य का, भाग्य का फैसला स्वयं करेंगे। तो जो ये सेंटेंस था, ये वाक्य था, इसमें कहीं ये बात छुपी थी कि भारत के लोग अपने लिए खुद नियम बनाना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? और वो नियम क्या है? वही तो संविधान है। तो पहली बार 1922 में भारत में ये बात निकल के आई कि भारतीय जो है अपना नियम कानून खुद बनाना चाहते हैं। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं और इसमें ये बात कही जाती है कि हम लोग जो है संविधान सभा का गठन करेंगे और अपने लिए नियम कानून स्वयं बनाएंगे। ठीक है, तो पहली बार संविधान सभा के गठन की बात की जाती है नेहरू रिपोर्ट में। फिर नेहरू रिपोर्ट के बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बात की गई, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा और ये बात कही गई कि हाँ ठीक है, पहली बार मतलब ब्रिटिश सरकार ने बात कही कि ठीक है आप लोग अपना संविधान बनाएंगे, ऐसा एक प्रस्ताव रखा। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और क्रिप्स मिशन में भी यही बात की जाती है कि जो भारतीय हैं संविधान सभा के गठन की बात की जाती है। लेकिन इस क्रिप्स मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अस्वीकार कर देते हैं। उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें ये स्वीकार नहीं है, मतलब इन शर्तों पे हम संविधान सभा का गठन नहीं करेंगे। फिर 1946 कैबिनेट मिशन।
ये आता है मई 1946 में कैबिनेट मिशन। इसमें 3 लोग होते हैं, अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स। ठीक है, इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो तीनों इसके सदस्य थे, ये तीनों ब्रिटेन में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे और इन तीनों को कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के साथ भारत भेजा गया था, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। तो कैबिनेट मिशन में ये बात की गई कि जो भारत है क्या करेगा, संविधान, अपना संविधान स्वयं बनाएगा और इस बात को मान भी लिया गया। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में ये सुझाव दिया गया कि भारतीय क्या है, अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेंगे और इस बात को मान लिया गया। अब संविधान सभा के गठन की तैयारियां शुरू हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही मान गए। अब ये सब बातें नोट भी करते रहेंगे, अपनी नोटबुक लेके साथ में बैठेंगे और जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा में 389 कुल सदस्य संख्या थी जब इसका पहली बार गठन हुआ। कुल सदस्य संख्या, इसकी पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946। ये बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 389 सदस्य थे इसमें और जो ये सदस्य थे, देखिए ये सदस्य पूरे भारतवर्ष से चुनकर आए थे। ठीक है, और एक सदस्य लगभग 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था उस समय। ठीक है, और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस संविधान सभा में सभी तरीके के, सभी समूहों के लोग सम्मिलित थे। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, महिलाएं, पुरुष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जिस भी संप्रदाय, जो भी उस समय की जितने भी लेवल पे हम विभक्त कर सकते थे, हर प्रकार के लोग संविधान सभा में उपस्थित थे। तो 389 इनकी संख्या थी। 292, 93 और 4, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे। ब्रिटिश प्रांत से थे। 93 देसी रियासतों से थे और 4 कमिश्नरीज से थे। कमिश्नरीज 4 कौन कौन सी थी? कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर। ये 4 कमिश्नरीज थी। तो ब्रिटिश प्रांत ऐसे प्रांत थे जिनका की शासन जो है ब्रिटेन ब्रिटेन से डायरेक्ट चल रहा था। जो ब्रिटेन के शासक यहाँ शासन कर रहे थे, वो लोग डायरेक्ट इन प्रांतों को शासन कर रहे थे इन प्रांतों में। और 93 देसी रियासतें थी जिनमें वो राजाओं के, जो हमारे देसी राजा थे, उनके माध्यम से शासन चला रहे थे। यहाँ तो वो स्वयं शासन कर रहे थे ब्रिटेन के लोग, यहाँ पर वो देसी राजाओं के माध्यम से शासन चला रहे थे। और जो कमिश्नरीज थी, वो तो कमिश्नरीज होती हैं, कमिश्नरीज के माध्यम से वहाँ शासन चलाया जाता था। ठीक है, अब ये इस तरीके से 389 इनकी संख्या थी। अब मैं बात करूं, हाँ एक चीज और, 9 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये प्रश्न भी बच्चों बहुत बार आता है, एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों के। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। देखिए उस समय क्या होता था, जो सबसे सीनियर मोस्ट, सबसे वरिष्ठ जो व्यक्ति होता था सभा का, उसको क्या बनाया जाता था, उस सभा का अध्यक्ष बना दिया जाता था। उनको बना दिया एक उनको सम्मान देने के लिए। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जाके हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं।
बच्चों मैं फिर आपसे कहूंगी आप अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठें और इम्पोर्टेंट बातों को, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को अपनी कॉपी में लिखें, क्योंकि आपके जो प्रश्न उत्तर बनते हैं वो यहीं से निकलते हैं, चाहे बहुविकल्पीय हो, चाहे किसी भी प्रकार के अति लघु प्रश्न हो, वो सब यहीं से बनते हैं। तो आप लोगों को ये नोट करते रहना चाहिए साथ साथ। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक होती है और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है 2 दिन बाद। अगर मैं अब बात करती हूँ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ये एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं संविधान सभा में, जो बाद में जाके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनती है। ठीक है, 13 दिसंबर उद्देश्य प्रस्ताव। बच्चों ये सब हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है और प्रस्तावना क्या है, ये सब आने वाले उसमें पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि संविधान सभा का विकास कैसे हुआ। एक प्रश्न आपका ऐसा बनता है कि भारतीय संविधान सभा का विकास क्रम लिखिए, ठीक है ना, या उसके विकास को समझाइए। तो उसमें आपको ये सब बातें लिखनी होंगी कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या हुआ कि 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, ठीक है, और मुस्लिम लीग के और काफी सदस्य जो होते हैं पाकिस्तान चले जाते हैं, सारे ही चले जाते हैं। तो उस समय संविधान सभा की सदस्य संख्या, एक प्रश्न ये भी आता है कि भारत के बंटवारे के समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये कितनी थी? 299। कितनी थी? 1947। देखो 46 में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, सदस्य संख्या 389 होती है। जब 1947 15 अगस्त को भारत का बंटवारा हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है, तो कुछ लोग संविधान सभा के पाकिस्तान में चले जाते हैं, इसलिए संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कम होकर कितनी रह जाती है? 299। ठीक है, अब एक प्रश्न इसमें यह आता है कि जब संविधान सभा में लास्ट में 26 नवंबर को लास्ट में साइन किए गए, तो उस समय कितने लोग इसमें उपस्थित थे? उस समय 289 लोगों ने इस पर साइन किए। कुछ लोग नहीं थे इसमें से, किसी की डेथ भी हो गई थी, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उस समय इसमें यहाँ पर 289 सदस्य बचे 26 नवंबर 1949 को। और जो इसमें बात बताने लायक है वो है, इसमें एक बार प्रश्न ये भी बहुत आता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 महिलाओं की संख्या थी और इसमें 208 कांग्रेस के सदस्य थे और 73 इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य थे। मुस्लिम लीग, 208 कांग्रेस और 15 महिलाओं की। तो इस चैप्टर में ये तो हो गया संविधान सभा का विकास। और आज बता सकते हैं कि इसमें संविधान को बनने में कितना समय लगा? कुल समय जो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसको समय लगा। ठीक है, हमने 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान क्या करे, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन हमने अपने संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित कर लिया था। पूरा संविधान बन गया था। कुछ चीजें इसमें जैसे नागरिकता हो गई या निर्वाचन हो गए, इस तरीके की चीजें लागू हो गई थी। और हमने अपना जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में सभी नियम जितने भी इसमें अनुच्छेद है सबके साथ इसको लागू करा था। तो भारत में संविधान कब लागू हुआ पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। और संविधान कब हमारा बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक प्रश्न इसमें आता है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? तो 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया, 26 जनवरी
1930 को रावी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके जितने भी उस समय के नेता थे उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया था। और इससे पहले जो 1929 को कांग्रेस का एक दिसंबर में अधिवेशन हुआ था, उसमें ये बात की गई थी कि आने वाली 26 जनवरी को और स्वराज स्वाधीनता की बात की गई थी कि हम लोग जो हैं अपना तिरंगा लहरा कर ये बात की गई कि हम स्वराज प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, स्वाधीनता प्राप्त करेंगे। तो इसलिए 26 जनवरी का जो दिन था, इस दिन रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराने के कारण और ये प्रण लेने के कारण कि हम स्वराज प्राप्त करके रहेंगे, ये दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और इस दिन को और इम्पोर्टेंट बनाने के लिए 26 जनवरी को ही, क्योंकि 26 नवंबर को हमारा बनकर संविधान तैयार हो गया था, हमने क्या करा 3 महीने बाद इसको लागू किया, सिर्फ इसीलिए कि 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक था, इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों की। आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, कहीं कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, फिर हम मिलते हैं, आगे हम देखेंगे प्रस्तावना और बाकी इसमें और जो शब्दावली हैं उनको अच्छे से संविधान की विशेषताएं वगैरह पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।